हम सेनार से शुरू करते हैं। वह अपमिश्रण की बात करते हैं और यह बताते हैं कि यह जाति की प्रकृति है। इसे देखते हुए यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि यह किसी जाति से संबंधित नहीं है। यह आमतौर पर पूजा समारोह से संबंध बात है और शुद्धता के सामान्य सिद्धांत का पोषक तत्व है। परिणाम स्वरूप इसका संबंध जाति से नहीं है और इसकी कार्यप्रणाली को ध्वस्त किए बिना इसको प्रतिरुद्ध किया जा सकता है। अपमिश्रण का सिद्धांत जाति से जोड़ दिया गया है क्योंकि जो जाति सर्वोच्च कही जाती है वह पुरोहित वर्ग है। हम जानते ही हैं कि पुरोहित और पवित्रता का पुराना संबंध है। सार यही है कि अपमिश्रण का सिद्धांत तभी लागू होता है जब किसी जाति का धार्मिक स्वभाव हो। श्री नेस्फील्ड अपने तरीके से कहते हैं कि जाति की प्रकृति है कि उनके साथ खान पान नहीं किया जाता जो उनकी जाति के बाहर हैं। यह नया तथ्य है, फिर भी ऐसा लगता है कि श्री नेस्फील्ड इस व्यवस्था के प्रभाव से अपरिचित हैं। चूंकि जाति अपने में ही सीमित एक संस्था है, अतः वह सामाजिक अंतरंगता के विरुद्ध है, जिसमें खान पान आदि पर भी पाबंदी है। परिणाम यह निकलता है कि बाहरी लोगों से खान पान पर पाबंदी सकारात्मक निषेध का कारण नहीं है, बल्कि जाति प्रथा का परिणाम है। अर्थात भिन्नता का गुरु मंत्र है। इसमें कोई संदेह नहीं कि खान पान पर प्रतिबंध विभिन्नता के कारण नहीं है, बल्कि यह एक धार्मिक व्यवस्था है, परंतु यह तत्व बाद में जुड़ा है। सर एच रिजले ने विशेष ध्यान देने योग्य कोई नई बात नहीं कही है। अब हम डॉक्टर केतकर की परिभाषा का विश्लेषण करते हैं। उन्होंने इस विषय को और विशद रूप दिया है। केवल यही बात नहीं है कि वह भारत के निवासी हैं, बल्कि उन्होंने विवेचनात्मक और पैनिक दृष्टि से निष्पक्ष राय दी है, जो जाति प्रथा के बारे में उनके अध्ययन के कारण हुआ है। उनकी परिभाषा विचारणीय है क्योंकि उन्होंने जाति तंत्र का विश्लेषण जाति प्रथा के आधार पर किया है और अपना ध्यान केवल उन्हीं लक्षणों तक केंद्रित रखा है जो जाति प्रथा के अंतर्गत जाति के अस्तित्व में अनिवार्य हैं। उन्होंने फालतू बातों की ठीक अवहेलना की है जो गौण और क्षणिक हैं। उनकी परिभाषा के बारे में यह कहा जा सकता है कि उनके विचार में कहीं थोड़ी भ्रांति है। वैसे उनमें विशदता और स्पष्टता है। वह रोटी बेटी के व्यवहार में भेदभाव की बात कहते हैं। मेरा कहना है कि मूल बात एक ही है, रोटी से भी परहेज है और बेटी व्यवहार से भी। पर डॉक्टर केतकर ने बताया है कि ये है एक ही सिक्के के दो पहलू। यदि आप बेटी व्यवहार पर पाबंदी लगाते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि आप परिधि सुसंचित कर लेते हैं। इस प्रकार ये दोनों लक्षण एक ही
पदक के मुख्य भाग तथा पृष्ठभाग हैं। जातीय तंत्र के इस समीक्षात्मक मूल्यांकन से उसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि सजातीय विवाह का निषेध या ऐसे विवाह का न पाया जाना ही जाति प्रथा का मूल है। परंतु अमूर्त नृविज्ञान के आधार पर कुछ लोग इस बात को नकार सकते हैं, क्योंकि सजातीय विवाह के पक्षधर वर्ग जातीय समस्या बढ़ाए बिना ऐसा कर सकते हैं। सामान्यतः यह संभव है, क्योंकि यह एक मूर्त सत्य है कि सजातीय विवाह समर्थक समाज संस्कृति रूप से भिन्न रहकर अलग बस्तियों में बस सकता है, जहाँ एक दूसरे से कोई मतलब ना हो। इस बारे में एक युक्ति संगत उदाहरण दिया जा सकता है कि अमेरिकन भारतीयों के नाम से विख्यात निग्रो समुदाय और गोरों के विभिन्न कबीले अमेरिका में मौजूद हैं, परंतु हमें इस संबंध में भ्रांति नहीं रखनी चाहिए कि भारत में स्थिति भिन्न है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भारत में सजातीय प्रथा है। भारत के विभिन्न प्रजातियां कुछ खास क्षेत्रों में निवास करती हैं और उनका आपस में मेल जोल है तथा उनमें सांस्कृतिक एकता है, जो सजातीय समाज का एकमात्र मापदंड है। ऐसी सजातीयता को आधार मानने से जाति प्रथा एक नई समस्या का रूप धारण करती है, जो केवल सजातीय विवाह समर्थक समाज या कबीलों से अलग स्थिति है। भारत में जाति प्रथा का अर्थ है समाज को कृत्रिम हिस्सों में विभाजित करना, जो रीति रिवाजों और शादी व्यवहार के विभिन्नताओं से संबद्ध हो। परिणाम स्पष्ट है कि सजातीय विवाह एकमात्र लक्षण है जो जाति प्रथा की विशेषता है, और यदि हम यह जताने में सफल हो जाएं कि सजातीय विवाह ही क्यों होते हैं, वो हमें व्यवहारिक रूप से यह साबित कर सकते हैं कि जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका ताना बाना क्या है। धन्यवाद।